हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। आज हम यूपीएससी प्री 2007 के जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये पीवाईक्यू 16 है और यहाँ पे आज हम इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे 2007 के जो है डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम 2006 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो 2006 के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2006 के इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के क्वेश्चंस जो हैं वो 2006 की सीरीज में मैंने 2006, 7 और 8 के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, इसलिए मैं यहाँ पे वो दोबारा से रीअपलोड नहीं करूंगा। चलिए, तो आज 16वां पीवाईक्यू लगाते हैं। उससे पहले आज हमारे जो चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हुए हैं, तो आप सभी जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी को धन्यवाद। और जो लोग वीडियो जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और जो लोग भी वीडियो देखते हैं उन सभी को भी धन्यवाद। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं टेस्ट की। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो इसका आंसर है तारापुर समिति जो है वो पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से संबंधित थे। बी, ये इसका सही आंसर है। तारापुर समिति 2 बार गठित हुई है। एक तो हुई थी 1997 में और एक हुई थी 2006 में। तो जब पहली बार इसको गठित किया गया था तो ये पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से ही संबंधित थी। पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से संबंधित थी और विदेशी मुद्रा भंडार की जो पर्याप्तता है उसको देखना था कि भाई कैसे हम अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको कैसे संभाल सकते हैं, उसको कैसे उसको बढ़ाना है, इस तरह से संबंधित था। 2006 में जब इसको दोबारा से गठित किया गया तारापुर एस तारापुर की अध्यक्षता में दोबारा से, तब ये पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनता से संबंधित था। यानी कि अब रुपए को जो है राजकोष यानी राजकोष जो है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए इसको गठित किया गया था। तो इसने अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद आरबीआई ने इस पर काम भी किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट पद पर कार्यरत रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये 2007 में पूछा गया था, तो इसलिए 2007 के हिसाब से ही हमें इसमें आंसर देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आंसर जो हो जाएगा डी, रघुराम राजन। रघुराम राजन जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं और ये 2003 से 2007 तक ये चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं आईएमएफ के। ठीक है, अब आईएमएफ के अभी प्रेजेंट टाइम के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो हैं पियरे ओलिवर गौरी चांस। ठीक है, क्या नाम है उनका? पियरे, ठीक है, ओलिवर, ये ओ है, ओलिवर गौरी चांस। ठीक है, और ये तो अभी है प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये है। और इनसे पहले थी गीता गोपीनाथन। इनसे पहले गीता गोपीनाथ, ये अभी इनसे पहले आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं। ठीक है, ये अभी रिसेंटली ये रिटायर्ड हुई हैं। ये 2022 में ये रिटायर्ड हुई हैं और ये 2022 में ये बनी है। ठीक है, सहभागिता नोट यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स क्या होते हैं भाई? से एक से संबंधित है। तो पी नोट्स जो है वो आपके विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उनसे संबंधित है।
अच्छा, पी नोट्स का काम क्या होता है इसको समझते हैं। तो पी नोट्स देखो होता क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी में जिनको पैसा लगाना होता है, तो जैसे आप पैसे लगाओगे तो आपके ही नाम से पैसे लगेंगे कि भाई फलाना ए व्यक्ति ने मुझे 250 रुपए दिए हैं, तो उसको एक महीने बाद 250 रुपए का मुझे ए व्यक्ति को 300 रुपए देने हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई मुझे पैसे भी लगाना है लेकिन अपना नाम भी नहीं बताना है। ठीक है, यानी कि गुप्त जो एक तरह से गुप्त दान करने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए उनके तरीके के लोग हैं ये। तो मतलब नाम भी नहीं बताना है, पैसे भी कमाना है, तो ये लोग सहारा लेते हैं पी नोट्स का। तो वो क्या करते हैं, कोई विदेशी कंपनी होती है, विदेशी उसको पैसा लगाते हैं कि भाई हमारा पैसा दूसरे इस देश में लगा देना और जो भी मुनाफा हो वो हमें दे देना, और कुछ मुनाफे का कुछ भाग इस कंपनी को भी दे दिया जाता है। ठीक है, अब पी नोट्स जो है इसकी वजह से क्या हो रहा था, भारत सरकार को चिंता हो रही थी कि भाई ऐसा ना हो कि गलत पैसा आ जाए भारत में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने पी नोट्स पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं या कुछ उनके लिए नियम कायदे कानून भी बना रखे हैं कि भाई जो भी है वो आप देखिए। तो यहाँ तक इसको अब इसी टर्म को लेकर एक और टर्म आती है, हेज फंड। हेज फंड, हेज फंड जो है ये एक टर्मोलॉजी आती है। हेज फंड होता क्या है, हेज फंड एक ऐसे संगठन होते हैं जिनका गठन कुछ लोग मिलकर करते हैं और ये संगठन उधार लेकर देश विदेशों के शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं। तो ऐसे है कि चार दोस्त हैं, बेचारे इन्होंने दूसरे से पैसा लेके यहाँ वहां से जुगाड़ करके और दूसरे देश में पैसा लगा दिया कि भाई अगर मुनाफा होगा तो हम चारों लोग मिलके बांट लेंगे और अपना उधारी भी चुका देंगे तो पैसे भी कमा लेंगे। ये कुछ इस प्रकार का एक तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। अन्य बैंक भारतीय आरबीआई से धन उधार लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी देश में गिनी गुणांक के मान का अभिप्राय है कि उस देश में की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है कि जो रेपो दर होता है उसमें आरबीआई आरबीआई जो अदर बैंक होते हैं, ऐसे कह सकते हो, अदर बैंक को पैसा देता है या अदर बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट होती है उसमें उल्टा होता है, उसमें अदर बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं। गिनी गुणांक जो है ये जो है गरीबी मापने के, सापेक्ष गरीबी को मापने की एक तरीका है, विधि है, और इसमें आय के वितरण की जो विषमता की माप के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अगर गिनी गुणांक में मान 1 है तो इसका मतलब ये है कि देश की जो पैसा है टोटल वो किसी एक व्यक्ति के पास है, तो ये विषमता को डिनोट करता है। अगर मान 0 है तो इसका मतलब है कि जो आय है वो सभी में समान है, तो इसका मतलब है कि समानता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया प्रमुख उपक्रम MCA 21 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ई प्रशासन से, ये सी है, ई प्रशासन से ये संबंधित है। MCA 21 एक ई गवर्नेंस कार्यक्रम है जिसमें सरकार ने जनता के लिए एक पोर्टल निकाला है कि भाई आपका कोई भी मामला है या कोई भी आपका काम है तो आप सीधे उस मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए या पोर्टल पर जाइए और अपने काम को घर बैठे ही अपने कंप्यूटर से कर सकते हो। तो आपको बार बार ऑफिस वगैरह के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, छठवां है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? ह्रासमान मतलब मैक्सिमम से मिनिमम घटता हुआ क्रम पूछा है। अच्छी बात तो ये ह्रासमान समझ में आ रहा है। तो अवरोही और आरोही में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, अवरोही और आरोही क्रम। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो हाँ, यहाँ पे आ जाओ। तो हाँ, क्या पूछा है?
घटता हुआ क्रम बताना है। तो घटता हुआ क्रम है आपका ए, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ये घटता हुआ क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो भारत में हाल में ही इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है ये उसने पूछा है। वाइजैक स्टील प्लांट यानी RINL मिनी रत्न को घोषित हुआ है, ये सही है। इसको और सेल का के साथ जो बिलियन यानी विलय है ये पूरा हो चुका है। तो ये दो स्टेटमेंट इसने पूछा है। तो वाइजैक जो है इसका एक नया नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। और इसको 2007 में इसको मिनी रतन कंपनी घोषित किया था, ठीक है। ये 2007 के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी, ये मिनी रतन, ठीक है। बाद में 2010 में इसको नवरत्न कंपनी घोषित कर दिया। तो ये इसके अभी प्रेजेंट टाइम का है, अभी ये नवरत्न कंपनी है वाइजैक स्टील, ठीक है। और इसको और सेल, इसका विलय जो है 2005 में शुरू किया था, 2005 में इसकी घोषणा की गई थी और 2006-7 तक इसका जो विलय कंप्लीट हो गया था। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बेसिल 2 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो ये तो सभी को पता है कि बेसिल जो मानक है वो आपके किसी बैंक में पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से संबंधित है। ये स्विट्जरलैंड में एक बेसिल नाम का शहर है, वहां पे इसके लिए बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने की बात की गई थी। 9वां है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित है। तो आंसर है आपका बी, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। राष्ट्रीय आवास नीति 1988 ने के द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई थी और शीर्ष स्तरीय संस्था के तौर पर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 में ये प्रावधान किया गया था कि इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली होगा और इसमें जो पूर्ण स्वामित्व होगा वो RBI का होगा, ठीक है। तो ये RBI इस पर पूरा कंट्रोल रखती है। तो ये 2007 के जो है इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे वो सारे थे। चलिए अब कल जो है मिसलेनियस क्वेश्चन पर बात होगी सारे के सारे। तो उसके बाद ये 2007 का जो PYQ है वो कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है तो इस मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चलिए और फिर से एक बार आप सभी का थैंक यू। ऐसे ही आगे मैं और भी चीजें लेके आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।